गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रोशनाई। रोशनाई क्या है? हमारी एक यादें हैं, है ना। ये कौन सा मजमून है? यादें। ठीक है, तो अब आपको पता है हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहता है कि पहले हम पढ़ेंगे कि रोशनाई को लिखा किसने है ना, और रोशनाई है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम यादों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रोशनाई को लिखा किसने है उनके बारे में पढ़ के फिर रोशनाई को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, एक बात ये आपसे शेयर करनी है बेटा कि अगर बीच में मैं कोई चैप्टर नहीं बना रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लेलिस्ट को जाके देखा करें, जो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल रहे हैं वही आपके सिर्फ पेपर में आएंगे। हालांकि आपके टीचर हो सकता है आपसे कहें कि भाई सारे क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टर आपको करने हैं, तो आप कर लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में वो सारे चैप्टर नहीं आने वाले हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ वही चैप्टर आएंगे जो आपके सिलेबस में मैंशन है। ठीक है, और मैं यहाँ आपको वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस में मैंशन है। क्लियर है? तो अगर कोई डाउट हो इसके अलावा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोग के कमेंट का जवाब देती हूँ। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सके, है ना। वो भी अपने क्वेश्चन आंसर्स को कर सके, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रोशनाई क्या है? एक यादें हैं। ठीक है, तो यादें क्या हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। उर्दू के कई अदीबों ने अपनी ज़िंदगी के अक्सर अहम तजुर्बात और वाक़यात को यादें के उन्वान से मुरत्तिब किया है। यानी कुछ ऐसे तजुर्बात, कुछ ऐसे वाक़यात जो उनके साथ गुजरे हैं, जो सबक आमूज़ हैं, है ना, जो हमें सबक देते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। ठीक है, उनको इन्होंने क्या कर दिया है? यादों के नाम से लिखा है। यादों के बरक्स, अगर हम यादें की बात करें तो उसके बरक्स, उसके अपोजिट एक चीज़ और होती है, सवाने। सवाने का दायरा वसी होता है, यानी वो बहुत बड़ा है। सवाने का मतलब होता है इसमें एक तरतीब होती है ना, कि आप बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक क्या किया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है। जबकि यादें में कोई एक अहम तजुर्बा जो हमारे साथ हुआ, जो हमने मतलब फ़ील करा, है ना, उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। लिखते हैं यादें उसी जेल में ही आती हैं, यानी सवाने की ही जेल में आती हैं, लेकिन सवाने से बहुत छोटी हैं, है ना। लिखते सवाने में तरतीब और तसलसल पाया जाता है, जबकि यादों में सवाने तसलसल को कायम रखने की शर्त ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें तरतीब है, सीक्वेंस है, तसलसल है, यानी फ़्लो है। ठीक है, जबकि इसमें तसलसल की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़्लो की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन से स्टेप बाय स्टेप आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पहले का वाक़या, बाद का वाक़या, कोई वाक़या आगे पीछे भी बयान कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है आपसे। ठीक है, यादें कलम बंद करने वाला बहुत सी यादों में से मुनहसिर, यानी कि सिर्फ महज उन्हीं यादों को लेता है, उन्हीं यादों का इंतखाब करता है। ठीक है, यानी जो यादें कलम बंद कर रहा है, जो यादें लिख रहा है, वो सिर्फ उन्हीं यादों को लेगा, महज उन यादों का इंतखाब करता है जो किसी न किसी पहलू से अहम, नुमाया और तवज्जो तलब होती है। यानी कि ऐसी यादें, ऐसी बातें जो अहम हो, ठीक है, जो नुमाया हैसियत रखती हो या उसमें तवज्जो तलब हो, यानी वो सोचे कि भाई मेरी तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है, बाज़ अदीब यादें के लिए आप क्या करते हैं? याद निगारी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल करते हैं। यानी वो यादें ना लिख के क्या लिख देते हैं? याद निगारी लिख देते हैं। कहते हैं याद निगारी कोई बाकायदा सिन्फ़े अदब तो नहीं है, लेकिन यादें के तहत बाज़ अदीबों की ये बहुत दिलचस्प तहरीरें सामने आ चुकी है, इसलिए मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में उसे एक मुस्तकिल सिन्फ़ का दर्जा मिल जाए। तो कहते हैं असल में याद निगारी कोई एक पर्टिकुलर सिन्फ़ नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी सवाने, खाका, इंशाइया, नावल, दास्तान, ये सब एक सिन्फ़ है ना, बल्कि ये एक मुस्तकिल सिन्फ़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद फ्यूचर में ये क्या हो जाए, आपकी एक सिन्फ़ बन जाए। ठीक है, तो ये था हमारा यादों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में, जिन्होंने रोशनाई लिखी है। तो ये कब पैदा हुए हैं? यहाँ पे आपको लिखा है 1905 में पैदा हुए हैं और 1973 में इनकी वफ़ात हो गई है। ठीक है, अब लिखते हैं सज्जाद ज़हीर लखनऊ के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए थे, यानी लखनऊ में पैदा हुए थे। उनके वालिद वज़ीर हसन लखनऊ में मारूफ कानूनदा थे, यानी कि वो कानूनदा थे, यानी वकील वगैरह कह सकते हैं। ठीक है,
हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब से नवाजा था। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर उन्हें बन्ने भाई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ठीक है। आगे लिखा है, सज्जाद ज़हीर ने बैरिस्ट्री की तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की, लेकिन वकालत को वो अपना पेशा ना बना सके, यानी वकील बने, मतलब कागजी तौर पर वो वकील थे, लेकिन वो कभी वकालत उन्होंने नहीं की। ठीक है, आगे लिखते हैं, वो एक काबिल ज़िक्र अदीब, सहाफ़ी और शायर भी थे। ठीक है, उन्होंने देखिए अदीब किसे कहते हैं, जो कहानियाँ वहानियाँ लिखते हैं। सहाफ़ी किसे कहते हैं, जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं। और शायर कैसे, जिन्हें जो शायरी करते हैं। ठीक है, लिखते हैं उन्हें अपने दौर की सियासत और अफकार से भी गैर मामूली दिलचस्पी थी, यानी जो चीज़ सियासत में चल रही है, जो फ़िक्रे हैं, है ना, उन सब चीज़ों से भी उन्हें दिलचस्पी थी। उन्होंने मार्क्सी, जो आपके कम्युनिस्ट होते ना, उनके फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया था। कार्ल मार्क्स, है ना, एक ही नज़रिए से उन्होंने उनकी ज़िंदगी का जो रुख है वो बदल गया था। कार्ल मार्क्स, आपको पता है कि ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, तरक्की पसंद आदमी थे ये। ठीक है, तो इन्होंने एक अपना नज़रिया पेश किया था, तो उसको सज्जाद ज़हीर ने पढ़ा था और सज्जाद ज़हीर ने उसी चीज़ को अपना भी लिया था। ठीक है, इंग्लिस्तान में तालीम के दौरान ही सज्जाद ज़हीर ने महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान में मुफलिसी और पसमानदगी का एक सबसे बड़ा सबब जो है वो अंग्रेज़ी जो साम्राज्य है उनकी लूट घसोट है। ठीक है, लूट घसोट की पॉलिसी का मतलब है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में जो भी चीज़ देख रहे थे, जो उन्हें लग रहा था कि हमारे काम की, वो यहाँ से सब छीन छान के लिए चले जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें पढ़ी तो उन्हें लगा कि अगर हमारा हिंदुस्तान पीछे है, या हमारा हिंदुस्तान अगर डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न बस यही है कि यहाँ अंग्रेज़ी मतलब हमें चैन नहीं लेने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के बगैर बेशतर जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकल सकता। जब तक हम आज़ादी नहीं ले लेंगे तब तक कि हमें इन मसाइल का, ये जो मसले हैं, इनका हल नहीं निकल पाएगा। इसी ख्याल के तहत सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में मुल्क राज आनंद, जेवती घोष और आपके डॉक्टर मोहम्मद दीन, है ना, तासिर जैसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग थे, बड़े बड़े लोग से दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने क्या करा था, अदीबों की एक अंजुमन कायम की थी, जिसका क्या नाम रखा था, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन। ठीक है, हिंदुस्तान में ये अंजुमन 1936 में, जबकि लंदन में ये थी 1932 में। ठीक है, कायम हुई और रफ्ता रफ्ता एक तहरीर बन गई। अब ये एक पूरी तहरीक बन के आ गई सामने, जिससे उर्दू अदब की तारीख़ में एक अहमियत हासिल है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये उर्दू अदब की तारीख़ में। सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में रहते हुए कई अफ़साने लिखे जो अंगारे के नाम से शाया हुए थे। ठीक है, और सज्जाद ज़हीर के इसमें 5 अफ़साने थे, टोटल इसमें 10 अफ़साने थे। कहा जाता है कि 9 अफ़साने थे, एक ड्रामा था। ठीक है, तो अंगारे थे ये, इसे शामिल किया था, लेकिन क्या हुआ था कि इसे ना बाग़ियाना करार दे दिया गया था और इसे जला दिया गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं, उनका एक नावल लंदन की एक रात है, अपने मौजू और तकमील के लिहाज से बहुत ज़्यादा मारूफ़ है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे लिखते हैं, 1948 में वो पाकिस्तान चले गए थे, यानी जब तक़सीम हिंद हुआ, जब हमारा हिंदुस्तान बांटा गया, तो वो पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, अपनी सियासी नज़रियात के बिना पर वो हुकूमत के अताब का शिकार भी हुए थे, यानी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलते थे हर बार, इस वजह से उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की वजह से जेल वेल भी जाना पड़ा कई बार। लिखते हैं, कुछ रोज़ जेल में भी रहे। आगे बात समझ में, तो लिखते हैं, वहाँ उन्होंने रोशनाई और ज़िक्र हाफिज़ जैसी अहम किताबें लिखी। अभी रोशनाई जो है ये पूरी उनकी किताब है, जिसमें हम कुछ हिस्सा पढ़ेंगे उसका। ठीक है, 1955 में वो वापस हिंदुस्तान आ गए थे और अपना तमाम वक्त तरक्की पसंद तहरीक के लिए वक्फ कर दिया, यानी हिंदुस्तान वापस आके 1955 से उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक के लिए ही काम किया। अंजुमन की सरगर्मियों के साथ साथ उन्होंने लिखने का सिलसिला भी जारी रखा, यानी अंजुमन तरक्की पसंद के साथ वो काम भी करते थे और साथ साथ लिखते भी रहते थे ना, अफसाना, नावल, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। देखते हैं उनकी जो किताबें हैं उसमें देखिए, पिघला नीलम को नसरी नज़्म का पहला मजमुआ कहा जाता है। ठीक है, सज्जाद ज़हीर ने जेल से जो ख़त अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर के नाम लिखे थे वो नक़ूश ज़िंदा के उन्वान से शाया हो चुके हैं, यानी जब वो जेल में थे तो अपनी बीवी को ख़त लिखते थे, तो वो ख़त सारे इकट्ठा होकर नक़ूश ज़िंदा के नाम से शाया हो गए। ज़ाहिर सी बात है, जब वो जेल से ख़त लिख रहे हैं तो वहाँ जेल के ही हालात बयान कर रहे होंगे,
है ना, तो इसलिए उनको भी एक किताबी शक्ल दे दी गई। सज्जाद ज़हीर सज्जाद ज़हीर एक कामयाब सहाफ़ी भी थे, यानी न्यूज़पेपर में कॉलम वगैरह लिखने वाले बहुत अच्छे सहाफ़ी भी थे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं उन्होंने अलग अलग वक्तों में कई रिसाले और अखबारात निकाले हैं। ठीक है, मसलन चिंगारी, भारत, कौमी जंग, है ना, अवामी दौर, हयात, ये सारे उनके अखबार थे, रिसाले थे जो उन्होंने निकाले थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके चैप्टर की रोशनाई की। तो रोशनाई में पहले हम लोग जो आपके मुश्किल सवाल मतलब मुश्किल अल्फाज मायने इन्हें पढ़ेंगे, फिर रोशनाई को शुरू करेंगे। जर्री कहते हैं जरातमंद, है ना, यानी जो बहादुर हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ताबंदा मतलब होता है रोशनी। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ललंक जो ज़बान में आ जाती है, हल्की सी जो हकलाने लगते हैं लोग, है ना, हकलाहट उसे बोलते हैं। सादत मतलब होता है खुशनसीबी के बाद। अब यहाँ लिखा है सोशलिज्म, यानी इश्तियाकियत, जो मार्क्सिज्म वाले लोग थे ना, उन्हें सोशलिज्म कहा जाता है। मुस्तनद कहते हैं जो चीज़ बिल्कुल पक्की हो, काबिल एतबार हो। ठीक है, इनकलाबी शऊर, दुनिया और हालत को तब्दील करने के एहसास रखने वाला, है ना। दानिश्वर कहते हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। ठीक है, तो अब हम लोग रोशनाई को शुरू करते हैं। क्या है हमारे इस सबक में, अब हम सबक का खुलासा पढ़ें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये मजमून सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई से लिया गया है। इस हिस्से में सज्जाद ज़हीर ने 1937 के पंजाबी कमेटी के जो सालाना जलसा अमृतसर में हुआ था उसका जिक्र किया है। ठीक है, जिसमें उन्हें और डॉक्टर अशरफ को, ठीक है, क्या भेजा गया था, मतलब सूबा मुत्तहद की किसान सभा में शिरकत के लिए, जो वहाँ पे मुत्तहिद हुए थे सूबे में सारे किसान इकट्ठा, मुत्तहिद मतलब इकट्ठा होना, है ना, तो जो सारे इकट्ठा हुए थे उसमें शिरकत के लिए मदऊ किया गया था, यानी बुलावा दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर अशरफ को और उनको। ठीक है, वो कौन है यहाँ जो उन्हें इस्तेमाल किया गया, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया, सज्जाद ज़हीर के लिए। ठीक है, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि रोशनाई जो है बहुत बड़ी किताब है, लेकिन इसमें से आपको कुछ एक हिस्सा ही पढ़ना होगा। ठीक है, जो हमें कौन सा पढ़ना है, 1937 वाला पढ़ना है, जिसमें उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की जो वहाँ पे मीटिंग वगैरह हुई होगी उसमें शरीक होना था। ठीक है, तो देखिए लिखा है हम दोनों, वो लिखते हैं कि हम दोनों ही ये चाहते थे कि पंजाब के जरी और आज़ादी ख्वाह किसानों को एक जगह जमा देखें, उनके हितात, ताकत और इनकलाबी जज्बे का ज़ाती तजुर्बा करें और इस तरह अपने इनकलाबी शऊर को वसअत दें। यानी वो क्या चाहते थे, वो और उनके दोस्त अशरफ साहब, है ना, दोनों लोग क्या चाहते थे, दोनों लोग ये चाहते थे कि भाई हम लोग देखें कि किसान, अब देखिए आपको पता है इस वक्त अंग्रेज़ हैं हमारे मुल्क में, राइट, 1937 में अंग्रेज़ थे। तो कहते हैं हम लोग दोनों लोग ये चाह रहे थे कि किसान जो इकट्ठा हुए हैं, है ना, आज़ादी के लिए उनके दिल में कितना जज्बा है, कितनी ताकत, कितने जोश और खरोश के साथ वो आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या करें, देखें। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं। इसके बाद सज्जाद ज़हीर का बयान है कि उन्हें मालूम हुआ कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने भी अमृतसर में कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला कर लिया है। देखिए पहली वाली जो ऊपर जो यहाँ पे जिक्र हुआ है, ये हुआ है किसान की मजलिस का, है ना, किसान की सभा है जिसमें सारे पंजाबी किसान मौजूद हुए थे, राइट। यहाँ पे अब बात हो रही है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की भी मीटिंग अमृतसर में ही है। ठीक है, अगरचे ये पहली सूबाई कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कुल हिंद सेक्रेटरी की हैसियत से मेरी इसमें शिरकत भी ज़रूरी थी। कौन कह रहा है, सज्जाद ज़हीर साहब कह रहे हैं। ठीक है, कि भाई मैं सेक्रेटरी था तो मेरी इसमें शिरकत बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, आगे आ जाइए, अब लिखते हैं अब मुझे अमृतसर जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में थी, जहाँ पर हज़ारों पंजाबी किसान जमा हुए थे। ठीक है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर होनी थी, यानी आज मान लीजिए किसान की है तो कल तरक्की पसंद की है। ठीक है, दोनों जलियांवाला बाग में ही होनी थी दोनों कॉन्फ्रेंस। पहले वो किसान वाली कॉन्फ्रेंस में जाना स्किप करने की सोच रहे थे कि चलो छोड़ो नहीं जाते हैं, अगर मुझे कोई दूसरा काम आ जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर जब उन्हें तरक्की पसंद तहरीक के लिए भी कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्हें जाना ज़रूरी हो गया। ठीक है, फैज़, अब यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ की बात हो रही है। ठीक है, फैज़ इसके मुहत्तिम थे। उन्होंने बताया कि मुकामी कॉलेज और स्कूलों ने कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने से इनकार कर दिया है। तरक्की पसंद तहरीक के लिए भाई कोई हॉल, कोई सेमिनार रूम या फिर कोई ऑडिटोरियम वगैरह की ज़रूरत थी, लेकिन कॉलेज ने और स्कूलों ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे।
ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, तो लिखते चनांचे हमने पिंडाल के जो डाइस है उसी पे ही कॉन्फ्रेंस करने का फैसला कर लिया कि हम लोग पिंडाल बना लेंगे और उसी पे डाइस वगैरह लगा के अपना स्टेज तैयार कर लेंगे और उसी पे ही क्या कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, जो जलियांवाला बाग वाला हिस्सा था वो काफ़ी बड़ा था, तो उस पर कॉन्फ्रेंस करना कोई मुश्किल नहीं थी और उस पर हमारे 200 आदमी भी बैठ सकते थे। ठीक है, यूँ तो कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग शरीक हुए, मगर मुझे चंद के नाम याद है, यानी बहुत सारे लोग आए थे लेकिन मुझे कुछ के नाम याद है, जिसमें चिराग हसन हसरत थे, डॉक्टर तासीर थे, है ना, फिरोजुद्दीन मंसूर थे, टीकाराम सुखन थे और प्रोफेसर मुहिब्बुल हसन थे और डॉक्टर अशरफ थे। फैज़ इनके अलावा पंजाब के कई अवामी किसान शायर भी थे। ठीक है, इसके अलावा फैज़ थे और फैज़ के अलावा भी कुछ पंजाबी के अपने अवामी शायर। देखिए, कुछ शायर, कुछ शोरा ऐसे होते हैं जो पूरे हम कह सकते हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट के होते हैं। ठीक है, जिन्हें स्टेट की किताबों में पढ़ाया जाता है, SCERT में पढ़ाया जाता है, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो NCERT में भी चलते हैं, जिन्हें सब जानते हैं। ठीक है ना, तो अब कहते हैं इनके अलावा पंजाब के कुछ अवामी शायर भी थे जो किसान थे। इस कॉन्फ्रेंस की रुदात मुझे याद नहीं, यानी पूरा टोटल क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरी डिटेल मुझे याद नहीं है। बहरहाल इकबाल से मुलाकात ज़रूर याद है। यानी अब क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहाँ पहुँच गए, अल्लामा इकबाल से मिलने पहुँच गए। मैं और डॉक्टर अशरफ अमृतसर से लाहौर आ गए। ठीक है, और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के मेहमान बने, उन्होंने ही हमें अल्लामा इकबाल से मिलाया। ठीक है, अब देखिए, किसी अनजान आदमी से तो हम किसी न किसी के ज़रिए ही मिलते हैं ना, डायरेक्ट खुद तो मिल नहीं सकते। तो वो अपने किसी दोस्त, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ्तिखारुद्दीन जो थे, ठीक है, ये लिखा नाम है ना, तो उनके पास गए और उनके ज़रिए अल्लामा इकबाल से मिले। तो कहते हैं वो अपनी कोठी के बाहर के हिस्से में एक खुरदुरी बान की चारपाई पर नीम दराज थे और हुक्का पी रहे थे, यानी आराम से मस्त लेटे हुए थे, थोड़ी थोड़ी गफलत में, है ना। और इसके अलावा हुक्का पी रहे थे, आधा तकिया लगा के लेटते ना, जो पूरा हाथ पैर फैला के नहीं लेटते, राइट, आधा बैठा आधा लेटा, इस तरह से। पलंग के करीब 3-4 मोंडे थे, ये वो जो क्या बोलते हैं, बांस के बिने हुए कुछ स्टूल टाइप के होते हैं ना, वो थे, उस पर वो लोग बैठ गए। ठीक है, मुंडे, इन पे हम बैठ गए। इकबाल, जिनकी नज़में हमने बचपन में पढ़ी थी, क्योंकि देखिए ये कब की बात हो रही है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट करने की सोचा करिए। ये बात हो रही है 1937 की, ठीक है, और 38 में इकबाल की वफ़ात हो गई है। ठीक है, तो ये 1 साल पहले की बात हो रही है उनकी वफ़ात से, राइट। तो इस वक्त वो क्या है, काफ़ी ज़ईफ़ है, राइट है, और वो बीमार भी काफ़ी लंबे अरसे तक रहे थे। इकबाल जो थे, है ना, बहुत लंबी कहते हैं बहुत तवील बीमारी के बाद उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो कहते हैं जिनकी नज़में हमने बचपन में पढ़ी थी, जाहिर सी बात है इस वक्त वो लोग लड़का हैं, लड़कपन में तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये सारी इनकी नज़में वगैरह बचपन में पढ़ी होंगी। वो हमारे साथ बड़े तफात से पेश आए, मतलब बहुत प्यार से, बहुत नरमी के साथ पेश आए। उनसे सोशलिज़म के बारे में बातचीत हुई। यही सोशलिज़म भी यही है, तरक्की पसंद तहरीक, मार्क्स, ये सब सोशलिज़म के तहत ही आता है ना, कम्युनिस्ट, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, किन कुछ चीज़ों में माइनर फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल हम इसको एक ही मानते हैं। ठीक है, मैंने उनसे कहा, नौजवान तरक्की पसंद अदीबों का जो ग्रुह है ना, वो नए नज़रिए से काफ़ी मुतासिर हो रहा है। ठीक है, यानी वो लोग भी तरक्की पसंद की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमारी बातें तवज्जो और दिलचस्पी से सुनी, बल्कि अंदाज़ा हुआ कि ये बातें उनको नागवार ना गुजरी, यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बोर हो रहे हैं या मतलब कोई हमारे घर आया है तो हम मजबूरी में उसकी बात सुन रहे हैं। तो इकबाल की बातों से या उनके अंदाज़े बयान से ऐसा नहीं लग रहा था, यानी वो उस चीज़ में दिलचस्पी ले रहे थे, राइट। फिर कहते हैं, फिर उन्होंने कहा, तासीर ने मुझसे तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक 2-1 बार बातें की थी और मुझे उससे बड़ी दिलचस्पी हुई थी। मुमकिन है सोशलिज़म को समझने में मुझसे गलती हो गई हो। बात यह है कि मैंने उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी चीज़ का ज़्यादा मुताला नहीं किया होता, इसलिए हमें वो चीज़ गलत लगने लगती है ना। तो इकबाल भी यही बात बोल रहा है। अच्छा, इकबाल जो थे वो तरक्की पसंद में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, आखिर वक्त तक वो शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उसके बाद उनकी वफ़ात ही हुई थी। तो कहते हैं कि भाई हो सकता है
हाँ, मुझे इसे समझने में गड़बड़ हो रही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, मैंने तासीर से कहा था, ये तासीर एक आदमी अभी ऊपर ज़िक्र आया है इनका, ठीक है, कि मैंने तासीर से कहा था कि इस मौजू पर मुझे मुस्तनद किताबें दे। मुस्तनद मतलब होता है ऑथेंटिक किताबें, है ना, उल्टी सीधी किताबें नहीं जिसमें गलतियाँ हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, इस तरह की किताब नहीं, ऑथेंटिक किताब दे। मुझे तरक्की पसंद अदीब या सोशलिज्म की तहरीक के साथ हमदर्दी है, आप लोग मुझसे मिलते रहे। यानी इकबाल ने क्या कहा कि मुझे इससे हमदर्दी, आप लोग मुझसे मिले, हम लोग अपने वो कहते हैं ना विचारों का आदान प्रदान करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, चीज़ें फैलेंगी। आगे आते हैं, अब देखिए लिखते हैं, अल्लामा इकबाल से ये बातचीत तृष्णा और नामुकम्मल रही, यानी अधूरी रही, है ना, टूटी फूटी रही। मैंने तहैया किया, यानी मतलब दिल में तय किया, अहद किया कि अगली बार जब आऊँगा तो इकबाल से मिलकर इस तहरीर के मुतालिक ज़्यादा वजाहत से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि भाई आपको पता है सज्जाद ज़हीर इसके इब्तिदा गुजारों में शुमार किए जाते हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा की बात की जाए तो हिंदुस्तान में सज्जाद ज़हीर ने ही की है इसकी इब्तिदा, ठीक है। तो उन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी थी और आपने अभी पढ़ा भी था ऊपर कि भाई उन्होंने इस पे बाकायदा तौर पर स्टडी की है, मार्क्सवाद को, मार्क्सिज्म को उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। वजाहत से गुफ्तगू करूँगा, मगर बदकिस्मती इसका मौका ना मिल सका, क्योंकि जब मैं दोबारा लाहौर गया तो इकबाल साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, है ना। मैंने भी आपको बताया कि ये बात हो रही है 1937 की और 1938 में इकबाल की वफ़ात हो गई थी, ठीक है। लिखते हैं नफ्स मजमून, यानी ये मजमून का निचोड़ क्या है, तो इसका निचोड़ ये है कि 1937 में होने वाली पंजाब किसान कमेटी, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का कॉन्फ्रेंस और अल्लामा इकबाल से सज्जाद ज़हीर की पहली मुलाकात पर मबनी है, ठीक है। और ये याददाश्त से इस सबक का नफ्स मजमून है। आगे बात समझ में, तो क्या मतलब हुआ कि ये जो मजमून हमने पढ़ा है ये क्या है, सज्जाद ज़हीर और अल्लामा इकबाल की पहली मुलाकात पर मबनी है, यानी उस पर बेस्ड है। और इसके अलावा इसमें तरक्की पसंद तहरीक की जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, ये आपकी हुई थी पंजाब में, है ना, 1937 में। पहली कब हुई थी, पहली हुई थी 1936 में, कहाँ हुई थी, लखनऊ में, राइट। तो थोड़ी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अब हम सवाल जवाब देखते हैं। यहाँ लिखा है पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी, कहाँ हुई थी, तो आपको पता है जलियांवाला बाग में। अगला सवाल देखिए, जंग आज़ादी की तहरीक में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है, तो आपको पता है जलियांवाला बाग की एक अलग ही अहमियत है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपने सबने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर जो थे उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, जब वहाँ पे सारे हिंदुस्तानी जो मुजाहिदीन थे जो अपनी जंग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, है ना, वहाँ पे वो प्लानिंग कुछ कर रहे थे जिसकी अंग्रेज़ों को ख़बर लग गई थी और उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई थी और वहाँ पे बेचारे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन क्या हुए थे, शहीद हुए थे, राइट। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा है सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल को किन खास बातों की तरफ मुतवज्जो दिलाने की कोशिश की है, तो उन्होंने तरक्की पसंद और सोशलिज्म की तरफ बात की है। अगला सवाल है अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का क्या जवाब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है मेरा नुक्ता नज़र गलत हो सकता है मैंने इसे मुकम्मल तरीके से नहीं पढ़ा हो, इसलिए मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। आप मुझे अच्छी सी किताबें, मतलब मैंने पहले भी उससे कहा था, नाम लिया है ना, किसका नाम लिया था, तासीर का, है ना, कि मैंने पहले भी तासीर से कहा था कि भैया आप मुझे अच्छी सी किताबें ला दें। अब देखिए अगला सवाल लिखा है कॉन्फ्रेंस में शामिल शायरों और अदीबों के नामों की फहरिस्त बनाइए, तो कौन कौन शामिल थे वो यहाँ सारे नाम लिए गए हैं, वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ अहम सवालात मैं आपको ऐड कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा सवाल होते हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ये आपकी बुक में नहीं होते हैं लेकिन बुक से ही होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ लिखा है रोशनाई के उन्वान से सज्जाद ज़हीर की तहरीर में कौन सी बात नुमाया की गई है ना, तो उन्होंने इसमें क्या बात नुमाया करने की कोशिश की, ये उनकी यादें हैं, है ना, जिसे उन्होंने पेश किया है कि हमने कैसे 1937 में किसानों की कॉन्फ्रेंस और कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद की ज्वाइन की, किस तरह से हमने करा, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें। और वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और अच्छा हो सकता है ना, या हम उसे
ऐड ऑन कर सकते हैं, या कुछ नया टॉपिक जो इसमें अभी तक नहीं है और आपको पढ़ना है, तो आप वो सब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये तो बता ही सकते हैं कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए या नहीं आए, या चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, तो ये सब चीज़ें आप कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे ही पता चले ना कि हाँ भाई ये चीज़ आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें और चैप्टर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।